प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कृष्णदेव प्रसाद गौड़, जिनका साहित्यिक नाम बेढप बनारसी है, उनके द्वारा लिखा गया निबंध बनारसी एक्का को पढ़ेंगे। बनारसी एक्का एक हास्य व्यंग से भरपूर निबंध है, ललित निबंध है। इसमें बनारस की जीवन शैली, बनारस की संस्कृति का वर्णन हुआ है। साथ ही मध्य वर्ग और उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बारे में बातचीत हुई है, यानी पूंजीपतियों के ठाट बाट और गरीब की जीवन शैली जो है वह कैसे एक्के के माध्यम से प्रदर्शित होती है, उस सब का भी वर्णन किया है। उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी के शब्दों का सुंदर समन्वय है, प्रयोग है। रोचक हास्य व्यंग प्रधान शैली में आपने यह निबंध लिखा है। तो बेढप बनारसी द्वारा लिखित बनारसी एक्का निबंध की हम शुरुआत करते हैं। लेखक कहता है, कुछ वस्तुएं परमात्मा बनाता है और कुछ काम की अधिकता होती है तो ठेके पर बनवाता है। बनारसी एक्का परमात्मा ने अपने हाथों गढ़ा है। यह बात और है कि विद्ना का विधान है कि जिस शब्द के आगे बना शब्द लग जाए, उस जोड़ की दूसरी वस्तु संसार, नरक और संसार में मिलना कठिन है, स्वर्ग में भी मिलना कठिन है। तो लेखक इन पंक्तियों को लिख करके अपने बनारस शहर की विशेषता को बता रहा है, और वो कहते हैं कि इस बनारसी एक्का को तो ऐसा लगता है कि स्वयं परमात्मा ने ही बनाया है। यह किसी साधारण मनुष्य या किसी अन्य के द्वारा यह निर्मित नहीं है, बल्कि इसको तो परमात्मा ने ही गढ़ा है। फिर वो कहते हैं कि जिस शब्द के आगे बनारस शब्द लग जाता है तो वह अपने आप में स्वतः ही अनूठा हो जाता है। वो कहते हैं कि फिर उसके समान संसार में कोई दूसरी वस्तु हमें नहीं मिलती। अपने शहर की इस महिमा का वो वर्णन कर रहे हैं, और आगे वो इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे बनारसी साड़ी के समान हमें साड़ी नहीं दिखाई देती है, बनारस के आम के समान हमको आम, लंगड़े आम के समान आम नहीं दिखाई देता। बनारसी ठग भी इस देश में, विदेश में प्रसिद्ध हैं। और बनारसी एक्का एक ऐसी वस्तु है कि अगर आप वायुयान पर जा रहे हों या आप किसी अन्य सवारी पर चढ़े हों, लेकिन यदि भारतवर्ष में जन्म लेकर आपने बनारस के एक्के पर सवारी नहीं की तो आपका जन्म लेना ही व्यर्थ है। इसको वह और विस्तार के साथ कहते हैं कि वह हिंदू नहीं जिसने काशी के पंडों को न पूजा और ग्रहण के अवसर पर धक्के न खाए या प्रयाग के हजामों द्वारा उल्टे छुरे मुंडा न गया। वह हिंदू ही क्या जो हर की पौड़ी में लोटा नहीं, बद्रीनाथ की बर्फ़ में लोटा नहीं। इस प्रकार मनुष्य बिरादरी में हम उसका हुक्का पानी बंद कर देना चाहते हैं जो बनारसी एक्के पर सवार न हुआ हो। तो बनारसी एक्के की इस महिमा का वर्णन करते हैं, और वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि एक्का दो प्रकार के होते हैं। एक जो अधिक दिखाई देता है, साधारण सा है, जो लेकिन दूसरा जो है उसका चरित्र चित्रण करना मेरे लिए कठिन है। ऐसा लगता है कि इसके बारे में अभी किसी कवि प्रतिभा का जन्म ही नहीं हुआ है, इसकी कविता करने का उनको साहस नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि लिखते हैं कि जोशी बंधुओं ने भी इस पर कोई लेख नहीं लिखा। जब ऐसे सर्वतोमुखी प्रतिभा वाले कि खुर इस मैदान में नहीं आए, तब मैं नाचीज किस खेत की मूली हूँ। फिर भी काशी में रहने के नाते और सवेरे सवेरे शाम इसका दर्शन करते हुए कुछ न कुछ तो कह ही लूँगा। तो बेढप बनारसी कहते हैं कि भाई इसके बारे में, एक्के के बारे में कहना मेरे लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं रोज़ सुबह शाम देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ तो इसके बारे में बता दूँगा। साधारण एक्के वो कह रहे हैं कि भारतीय दरिद्रता के एल्बम हैं, या यूँ कहिए कि आजकल स्कूल और कॉलेज के अधिकांश विद्यार्थियों की चलती फिरती तस्वीरें हैं। मालूम नहीं इनके मालिक इन्हें खाना देते हैं या नहीं, या कितना देते हैं, पर बेचारे जानवर होते हैं बड़े जीवन के। तो बेढप बनारसी जो हैं वो कह रहे हैं कि जो साधारण मध्य वर्ग का तांगे वाला है और उसका जो एक घोड़ा है, एक्का है उसका, वो ऐसा लगता है कि भारतीय दरिद्रता का एल्बम है।
यानी जहाँ भी आप देखेंगे साधारण घोड़ा दिखाई देगा, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई चित्रकारी या बहुत अधिक उसमें सजावट जो है या उसके मखमली गद्दे जो हैं वो दिखाई हमको नहीं देंगे। और जैसे आजकल फैशन में युवक जो है पतले दुबले होते हैं, तो वैसे ही ये जो घोड़े हैं इनके जो दूसरों को लाद कर ले जाते हैं, यह भी थोड़ा दुबले पतले दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो घोड़े हैं, यह जो जानवर है, यह बड़े जीवट का है, यानी बड़े कठिन समय में कार्य करने वाला और अपनी जीजीवैशा के साथ जीने वाला है। दुबला पतला है, उसको देखो तो उसके एक्सरे की हड्डी लो तो आश्चर्य होता है कि इसमें सिर्फ मात्र हड्डियां ही बची हैं। मोटाई इन वीर तुरंगों की देखकर ऐसी होती आश्चर्य होता है। इतने पर भी जैसा कि ऊपर कहा गया, इनमें इतना साहस है कि पीन वृहदाकार विशिष्ट गुरुत्वपूर्ण मानस पिंडों को कुछ खींच ही ले जाएंगे। अब लेखक हंसते हुए कहता है कि जो बड़े बड़े तोंद वाले हैं, जो मोटे मोटे लोग हैं, और वे मोटे लोग जब इन घोड़ों पर, इन टांगों पर बैठते हैं, तो ये बेचारे दुबले पतले घोड़े उनको खींच कर ले जाते हैं। परंतु इतना कहकर मैं अपनी कलम रोक लूँ तो इक्के के प्रति घोर अन्याय होगा। बनारसी इक्का स्वयं अद्भुत पदार्थ है। प्रयाग, कानपुर, आगरा, पटना और कहाँ कहाँ इक्के होते हैं, पर यहाँ के इक्के ने चलना आरंभ किया और एक मधुर संगीत पैदा हुआ। वो अपने शहर के इक्कों की विशेषता बता रहे हैं कि बनारस का इक्का ही ऐसा है कि जो जब चलता है तो एक मधुर ध्वनि के साथ वह आगे की ओर बढ़ता है। पाँवदान और पहिए के संयोग से सरगम का सुरीला आलाप तो बनारसी इक्के का वैसा ही जन्मसिद्ध अधिकार है जैसा भारतीय नेताओं का मोटर कार पर सवार होना। भारतीय नेताओं पर वो एक प्रकार से व्यंग कर रहे हैं कि वो किस प्रकार से मोटर पर सवार हुए बिना जाते नहीं हैं, धरती पर पैर नहीं रखते हैं। तो वैसे ही बनारसी इक्का जो है वो भी सरगम को बजाते हुए चलता है। संगीत के सार सुरों पर उसका अपना अधिकार है। यदि सचमुच ही कोई पहिया फ्री व्हील है तो वह बनारसी इक्के का पहिया ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर देखिए वह घूमता दिखेगा। देखने वाले या सवारी को यह भान होगा कि पहिया धीरे धीरे धुरे से असहयोग कर रहा है, परंतु बात ऐसी नहीं है। इसकी चाल का हाल न पूछिए। चलते चलते रुक जाता है तो घोड़े को चाहे जितना पुकारिए, चापलूसी करिए, मनाइए, पर टस से मस नहीं होता। ऐसे समय इक्कावान महाशय घोड़े से अनेक रिश्ते जोड़ना आरंभ कर देते हैं। पिता, चाचा, मौसा, नाना, दादा, बहनें हुई, शायद ही कोई ऐसा संबंध रहता है जो इक्कावान न जोड़ता हो। जिन शब्दों का प्रयोग ये सज्जन करते हैं उन सबको यहाँ लिखना मेरे लिए कठिन है। तो लेखक जो है वह घोड़े की जो स्वभाव है उसके बारे में बता रहे हैं, और इक्का जब चलता है तो उसका पहिया किस तरह से एक धुरी से जुड़ा होता है और वह डगमगाता है, उसकी बात वो कर रहे हैं। और घोड़े को जब मनाना होता है तो कभी गाली दे करके और कभी वो प्रेम से नाता जोड़ करके उसकी हाथापाई करके वह उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब वह दूसरे प्रकार के इक्के को बारे में बात कर रहे हैं। गहरेबाज इक्का कैपिटलिस्ट समुदाय का प्रतिनिधि है। ऐसे इक्कों के घोड़े महाजन के समान मोटे, चापलूसों के समान ताबेदार और पूंजीपतियों के समान अकड़ने वाले होते हैं। अब वो कहने कि इनके जो घोड़े हैं वो कैसे हैं, पूंजीपतियों के समान अकड़ने वाले हैं। इनके इक्कावान अफलातून के अब्बा और सुकरात के बाबा से अपने को कम नहीं समझते। जिस समय ऐसे 2-3 इक्के साथ दौड़ते हैं उस समय यदि आप सवार हों तो बीमा कंपनियों की उपयोगिता सूझने लगती है। आपके पास मोटर हो या ना हो, बनारस के रईसों में आपकी गिनती तभी होगी जब एक ऐसे इक्के पर कम से कम रामनगर की हवा खा आए। यह रईसी, यह शानबान कुछ और ही चीज़ है। बढ़िया पंप जूता, किनारेदार धोती, चिकने पोत का कुर्ता, दुपलिया टोपी लगाए एक साहू जी और दूसरी ओर इस ढंग की पोशाक पहने उनके दोस्त और इक्केवान के बगल में एक सिपाही एक हाथ में लंबा लठ लिए हुए तथा दूसरे हाथ में भंग बूटी का सामान संभाले हुए नजर आते हैं। इस पंक्तियों में लेखक ने बनारस के जो पूंजीपति हैं, जमींदार हैं, उनकी शान किस प्रकार की होती है उसके बारे में बताया है कि बनारस के रईस तभी गिने जाते हैं कि जब मोटर गाड़ी चाहे जितना हो, लेकिन अगर घर में एक इक्का नहीं है शानदार
तो रही सी मानो फीकी है। तो इसलिए ऐसे जो जमींदार हैं, उनकी जो घोड़े हैं वो अत्यंत ही चुस्त दुरुस्त और शान वाले हैं, सजावट वाले हैं उनके एक। और साथ में जब जमींदार या चलते हैं साहब, तो एक उनके सेवक हाजिरी में जो है भांग बूटी लिए आगे बैठा रहता है। काशी में रहने के कारण मुझे इक्के पर सवार होना ही पड़ता है, इसलिए इक्केवान के व्यक्तित्व के संबंध में कुछ भी कह देना अच्छा होगा। बनारसी इक्केवान एक संस्था है। उसकी बातों में सरसों का तीखापन, शराब की कड़वाहट, मिर्ची की तिताई और गरम मसाले की गर्माहट का मज़ा पाया जाता है। एक बार ज़रा ज़ोर से बात कीजिए, देखिए क्या आनंद आता है। लेखनी में वह दम कहाँ कि वह व्यक्त कर सके, एक लगावे चार पावे। तो लेखक कह रहा है कि जब बनारस में इक्के की हम बात करें तो इक्के वाले की बात किए बिना यह अधूरा है। और जो इक्के वाला होता है वो अपने आप में जानकारियों का एक खजाना है, संस्था है। उसकी बातों में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी पीड़ा है, देश की पीड़ा है, सवारियों की बातें हैं, उसकी बातों में प्रेम भी है और उसकी बातों में शहर की सूचनाएं भी हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उसके अंदर इतना मिला जुला गुणों का भंडार है वो, कि एक लेखक की लेखनी उसको व्यक्त कहाँ कर पाती है। एक बात पूछो तो चार बात अर्थ वो उसको देता है, चार बात वह उसको प्रत्युत्तर देता है। तो वो कहते हैं कि इस तरह से बनारसी इक्का और बनारसी इक्कावान दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं। किसी इक्केवान को कुछ कहिए, देखिए सूद सहित आप उसका उत्तर पाते हैं या नहीं। हाँ, नियम पालने में ये बड़े पक्के हैं। प्रत्येक सवारी से चलने के लिए पुलिस हाथ में एक पैसा ये अवश्य देंगे। ये किसी लिए नहीं, केवल इसलिए कि वह इनका एक का अगोरा करते हैं। पुलिस की सवारी को बिना किराए दिए ये अवश्य बिठा लेंगे। ऐसा करके ये प्राचीन सनातन धर्म के अनुसार प्रजा का धर्म निभाते हैं। प्रजा का धर्म राजा की सेवा करना है। इस तरह से फिर वो व्यंग कर देते हैं कि कैसे इक्का चलाने वालों को, इक्का चलाने के लिए सिपाही को दंड स्वरूप या भ्रष्टाचार के स्वरूप पैसा वो उसको देता है। और वो कह रहे हैं कि ये पैसा जो है वो जनता का धर्म है, क्योंकि जनता का धर्म ही राजा की सेवा करना होता है। इस तरह लेखक आगे बढ़ता है और कहता है कि जब से बनारस में तांगों का तांता लगा है, बस और रिक्शे भी बहुत सारे हो गए हैं। तब से हमारे इक्के वालों को बहुत हानि उठानी पड़ रही है। जब से आधुनिक मोटर गाड़ियाँ आई हैं, बसें आई हैं, तब से इक्के में चलने वाले लोग कम हो गए हैं। तो इस कारण से इनको बड़ी जीवन जीने में, जीविकोपार्जन करने में इनको कठिनाई हो रही है। एक बार एक इक्के पर सवार होकर स्टेशन से आ रहा था। कुछ पहिए का सुहाना शब्द, कुछ घोड़े की मंथर गति झपकियाँ लगने लगा। आँख लगते देर न हुई होगी कि छतरी से खंबे से माथा जा लगा। मैंने समझा सपने में गामा से कुश्ती लड़ रहा हूँ और उसे उठा कर दे मारा। इसी का झटका लगा है। आँखें अच्छी तरह खुली तो दो बातें दिखाई दी। सर के अंदर हवाई जहाज से कोई चीज़ भिन्ना रही है और घोड़े राम दंडवत कर रहे हैं, मगर सामने न कोई मंदिर था न कोई पंडित जी। मुझे ऐसा मालूम हुआ हो न हो पालथी मारकर घोड़ा संध्या का समय था। ऐसी दशा में विचार आया, जब मंडन मिश्र का तोता संस्कृत बोलता है, तब यदि काशी में घोड़े संध्या करते हो तो आश्चर्य क्या। तो जब लेखक घोड़े पर सवार है, लेकिन जो घोड़ा है वह किसी कारणवश जमीन पर नीचे बैठ गया है और दंडवत करके वो बैठा हुआ है। लेखक कहता है कि ऐसा लगता है कि मानो संध्या के समय जो पूजा अर्चन किया जाता है, यह घोड़ा उसी पूजा अर्चन में व्यस्त है। और उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि एक ज़माने में जब मंडन मिश्र विद्वान थे और उनके घर को कोई पूछता था, तो लोग कहते थे कि जहाँ पर जिस गली में पक्षी और तोते, अन्य तोते संस्कृत भाषा में संवाद करते दिखाई दें, उस घर को समझ लेना कि वो मंडन मिश्र का घर है। तो वो कह रहे हैं कि अगर मंडन मिश्र का तोता संस्कृत बोल सकता है तो हमारे बनारस के घोड़े जो हैं वो संध्या वदन अवश्य कर सकते हैं।
एक घोड़ा अब क्योंकि नीचे बैठ गया है तो इक्के वाला पूछ रहा है कि क्या, इक्के वाले से उन्होंने पूछा क्या मामला है। तो वो बोला कि साहब ज़रा उतर कर चलिए, अभी ठीक हुआ जाता है। मैंने पूछा बीमार है? वह बोला आप कैसी बात करते हैं, यह दिन भर में केवल 4 बार स्टेशन आया है। मुझे कुछ कहने की हिम्मत न हुई। थोड़ी देर में घोड़ाराम लड़खड़ाते हुए अपने चारों पैरों पर खड़े हो गए। मैं सवार हुआ। पहली बार मैं भूल गया था। पूछ बैठा, यह घोड़ा कितने दिन का हुआ? उसने उत्तर दिया 32। यह तो मैंने पढ़ा था कि 100 और 125 वर्ष के मनुष्य अब भी होते हैं, पर 32 वर्ष का सतयुगी घोड़ा मैंने नहीं सुना था। मैंने समझा वह अपनी अवस्था बता रहा है, इसलिए मैंने फिर पूछा, तुम्हारी उम्र नहीं पूछ रहा, इस घोड़े की पूछ रहा हूँ। इस पर त्योरियाँ चढ़ गई। आप मुझसे दिल लगी कर रहे हैं? यह घोड़ा मेरे बाप के ज़माने का है। यह मुझे अपने लड़के की तरह प्यार करते हैं। मुझे बेचना नहीं है, आप इसे कमज़ोर ना समझें। और लेखक जो है जब उससे पूछता है कि घोड़े की अवस्था को देखकर, और लेखक को लगता है कि घोड़ा कमज़ोर है, बीमार है और उसकी आयु भी अधिक हो गई है, तो उसकी उस बेचारगी को, परेशानी को वो देखता है और पूछ ही बैठता है कि यह घोड़े कितने वर्ष का है। तो लेखक से वह कहता है कि यह 32 वर्ष का है और यह मुझे अपने पिता की तरह प्यार करता है और यह मुझे अपने लड़के की तरह प्यार करता है। मुझे इसको बेचना नहीं है और मैं इसको कमज़ोर भी नहीं बनाना चाहता हूँ। इसको मैं इसलिए अधिक नहीं खिलाया जाता कि अधिक बलवान होने से यदि जीते से दौड़ेगा तो बनारस की सड़कें ऐसी हैं कि सवारी के 2-2 मुँह हो जाएंगे। यह तो हम लोगों पर एहसान करते हैं, नहीं तो सर्जनों को रुपया देते देते आप लोगों का दिवाला निकल जाए। और घोड़े वाला अपनी मजबूरी को ढकता है, अपनी गरीबी को ढकता है और कहता है कि मैं इसलिए तेज़ नहीं चलाता हूँ कि अगर आप जैसे लोग इस पर विराजेंगे, इस पर बैठेंगे और यह कहीं तेज सरपट भागा बलवान हो करके, तो आपको सर्जन को पैसा देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस बनारसी इक्के में लेखक ने बनारस में जो इक्के चलते हैं उसके बारे में बताया और इसके माध्यम से जो गरीब इक्के वाले हैं और जिनका जीविकोपार्जन का साधन ही इक्का है, लेकिन अब इस विलुप्त होते हुए इक्के के साथ साथ ही उनकी रोजी रोटी का भी संकट आ गया है, इस ओर भी लेखक ने इशारा किया है। तो बनारसी इक्का निबंध जो है वह रोचक है और पठनीय है और साथ ही हमें सोचने के लिए भी मजबूर करता है कि जो हमारे आधुनिकता है उसमें हम इन सारी हमारी संस्कृति के जो अंग हैं उनको हम किस प्रकार से संजोएं या हम उनकी किस प्रकार से मदद करें, यह प्रश्न आज भी है। धन्यवाद।